आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हो एआईडीएफ के प्रेसिडेंट श्री एस.एन. पाठक जी, श्री युवा दादा रेड्डी साहब, परासर जी, झा जी, मंच पर बैठे हमारे और ऑफिस बेरर और देश के कोने कोने के आय निर्माणी परिवार से हर यूनिट से आए हुए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। जैसा कि हम लोगों को विषय बिंदु कल से चर्चा का रहा, जिसमें हम लोगों ने आगामी दिनों में आय निर्माणी का क्या भविष्य है उस पर चर्चा की और आगे आने वाले दिनों में क्या भविष्य होने की गुंजाइश है उस पर चर्चा की। विशेषकर हम लोग विषय बिंदु लेकर चले कि कारपोरेशन होने के बाद हम निर्माणी के अंदर हमारे मजदूर क्या सोच रहे हैं, इस पर लोगों ने अपने विचार दिए। किस तरह से आगे आय निर्माणी चलेगी उस पर चर्चा हुई। दोस्तों, आय निर्माणी का इतना लंबा इतिहास है और उसमें विशेषकर एआईडीएफ का इतना लंबा इतिहास है संघर्ष का कि हम जो आज तय करके यहां से उठेंगे, अपने मजदूरों के बीच में जाएंगे और ये चर्चा करेंगे कि ये रिजोल्यूशन लेकर हम पुणे से लौटे हैं। सबसे पहले हमारे सर पर जो कारपोरेशन का एक खतरा मंडरा रहा है, जिसमें अभी चर्चाएं हुई कि ऑप्शन फॉर्म जो लिया जाएगा, निश्चित तौर से साथियों हम लोगों ने ऑफिस बेरर में ये चर्चा किया कि ऑप्शन में जाने के बाद आपका क्या लॉस होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहने पर, डीम्ड डिप्यूटेशन के रहने पर भी क्या आपके भविष्य के साथ लाभ होगा। इन दोनों चीजों का वर्गीकरण करके हम आम कर्मचारियों के बीच में इसकी चर्चा करें। इसको हम प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हर यूनिट के अपने अपने गेट के माध्यम से या छोटे छोटे पंपलेट के माध्यम से आम कर्मचारी को ये समझाने का प्रयास करें कि हमारी नियुक्ति भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन हुई है। इस कारण हम सेवानिवृत्ति के तिथि तक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होंगे, चाहे भारत सरकार हमें जो भी लालच दे। भारत सरकार आपको कारपोरेशन में भेजने के लिए यहां तक कर सकती है कि जितनी साल की आपकी सर्विस है उतना इंक्रीमेंट देने की लालच देगी और कहेगी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, आपको बेनिफिट मिलेगा, पेंशन। लेकिन आप कैलकुलेट करो दोस्तों, कितने वर्षों का विदाउट ओटी, विदाउट पीस वर्क की सैलरी आपकी कितने रुपए की हो जाएगी जो आपको भारत सरकार वॉलंटरी रिटायरमेंट की तरफ डालना चाहती है। इसलिए हम लोग ये निश्चित करें कि निर्माणी के हर कर्मचारी को इस बात को सोचने पर बाध्य करें कि हम किसी भी हालत में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय कर्मचारी के रूप में ही सेवानिवृत्ति की तिथि तक रहेंगे। किसी भी हालत में हम कारपोरेशन के पॉजिटिव फॉर्म को नहीं भरेंगे कि हम कारपोरेशन के कर्मचारी होंगे। उसके लिए कुछ आंदोलनों की भी रूपरेखा हुई है। क्योंकि हम आंदोलन आज की स्थिति में अकेले करके एक यूनिटी को संदेश अच्छा नहीं पड़ता है, इसलिए फेडरेशन ने ये तय किया है अभी कि हमारे जो सहयोगी फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, उनसे वार्ता करने के बाद अग्रिम लड़ाई की क्या रूपरेखा हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। इस सरकार ने तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्सेस अदर्स नागरिक को आमने सामने लड़ा सा दिया है
आपके जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, भारत सरकार ने आम नागरिक के मन में ये डाल दिया है कि ये देश के भार हैं, ये देश के आपके साथ अन्याय करते हैं, सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए न्याय नहीं करते हैं। ये सारी भ्रांतियां आम नागरिक के मन में सरकारी कर्मचारियों के प्रति आ गई हैं। इसी कारण से आपके आंदोलन में पहले आप देखें, हम मजदूर जब आंदोलन करते तो रिक्शे, खोमचे, दुकानदार भी आपका सहयोग करके इस आंदोलन में साथ दिया करते थे। लेकिन आज की स्थिति में जिस दिन हम आंदोलन की, हम लोग स्मॉल हाउस फैक्ट्री, कालपी रोड, कानपुर, 3 फैक्ट्रियां हैं, जब गेट मीटिंग करते हैं तो उधर से रिक्शे वाला या टेम्पू वाला गुजरता है तो कहता है ये देखो पगला गए हैं सब, 80,000 तनख्वाह पाते हैं और गेट मीटिंग करके चिल्ला रहे हैं भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ। ये सब भारत सरकार ने हम लोगों के खिलाफ, आम जनमानस को रोज रोज उनके कार्यकर्ता जो आरएसएस का कैडर है, जो सवेरे शाखा में बैठता है, वो इसका संदेश देता है और उस संदेश को धीरे धीरे वो जमीनी सतह पर ले जाके उसको इस कदर भर दिया गया आम नागरिक को कि सरकारी कर्मचारी देश के आम नागरिक की निगाह में एक दुश्मन जैसा पैदा कर दिया गया है। साथियों, पिछले अभिवक्ताओं ने बताया अपनी अपनी निर्माणियों का। मेरी भी निर्माणी में 2020-21 में 168 करोड़ हम लोगों ने टारगेट किया था। 2021-22 में 187 करोड़ का किया और 2022-23 के 250 करोड़ का है। ये टारगेट ऑन पेपर इतने प्लानिंग वे में किए जाते हैं कि अगर सतही तय पर समीक्षा हम यूनिट वाइज करें तो हमें सच्चाई से मालूम होगा कि किस तरह के फिगर कैसे कैसे बना के आपके टारगेट को पर्टिकुलर आज की डेट में जब कारपोरेशन में हम आए हैं तो हमारे जनरल मैनेजर या सीएमडी अपनी नाक ऊंची करने के लिए कि कारपोरेशन में आकर कारपोरेशन में इन संस्थाओं को करने के बाद ये लगातार अपनी ऊंचाइयों के ऊपर जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात और मैं ध्यान करना चाहूंगा पूरे सदन का कि हर यूनिट में एक स्टेट में एक जनरल मैनेजर होता था या जहां कंबाइंड फैक्ट्रियां हैं 2-3 वहां जनरल मैनेजर होते थे, उनका बंगला एक हुआ करता था। अब उसी में सीएमडी भी है, एचआर भी है, फाइनेंस भी है और 3-4 जनरल मैनेजर भी उसी स्टेट में। एक अधिकारियों के बंगलों का बजट ये तैयार किया जा रहा है करोड़ों रुपए के लिए। जिन स्टेटों में कंबाइंड हो या सिंगल भी हैं, मेरा इस सदन में सभी फैक्ट्रियों के लीडरान से यह अनुरोध है कि इस पर विशेष निगाह रखने की जरूरत है कि किस तरह से आज की डेट में पैसे का दुरुपयोग आपका जनरल मैनेजर या सीएमडी कर रहा है। उसको लिखित तौर से पैड पर उसका विरोध करना है और उसकी एक कॉपी अपने फेडरेशन को भेजनी है ताकि फेडरेशन के लोग मंत्रालय को भी बता सकें कि किस तरह का धन का दुरुपयोग कारपोरेशन होने के बाद हमारे उच्च पदों पर बैठे अधिकारी या सरकार की सह पर खुली छूट उनको इसलिए दी जा रही है कि इसी बहाने आप पैसा कमाओ और मजदूरों के अहित के लिए जितने काले कानून बन सकें वो काले कानून आप बनाने का प्रयास करो और मंत्रालय को भेजो। इसलिए उनकी नकेल के लिए आपको भी जागृत रहना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा। हमारे वक्ताओं ने मृतक आश्रितों की नौकरी का बताया, उसमें भी बताया गया है, फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि उसका भी अगले माह तक या इस माह के अंत तक कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। विशेषकर एनपीएस की चर्चा हुई थी दोस्तों। एनपीएस में अभी एक ट्रिब्यूनल का आदेश आया था, उसमें बोला गया कि 2004-05 में जो भी नीतियां हुई हैं
उन नियुक्तियों के अंतर्गत उस यूनिट के लोग, ये हम लोगों ने सजेस्ट किया है, अपनी फैक्ट्री में मैंने किया, सिस्टर फैक्ट्री को भी बताया कि आप अपने जनरल मैनेजर से पूछें कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने वैकेंसी 2004 के पहले भेजी है, क्योंकि उसमें एक आदेश यही है कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बोल दिया कि नियुक्ति करने का पूरा अधिकार जनरल मैनेजर को है, और मैंने वो नियुक्ति का आदेश उनको भेज दिया। अगर वो नियुक्ति का आदेश 2003 दिसंबर तक फैक्ट्री में आया है तो ऐसे लोगों की एप्लीकेशन आप लोग अपने अपने यूनिट में जरूर डलवाएं, ताकि भविष्य में जब कभी ये आए कि उनको एनपीएस में, ओपीएस में ले जाना है, तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोगों की ये चल रहा है। बाकी फेडरेशन पूरी तरह से हर फोरम पर ये चर्चा पर लगा हुआ है, और जैसा कि अभी भी चर्चा हुई कि कई राज्यों ने तो ये स्टेट में, अपने अपने स्टेट में ये घोषित करने लगे हैं कि हम एनपीएस खत्म करके ओपीएस लाएंगे। फेडरेशन भी उसी आधार पर पत्राचार कर रहा है कि जब राज्यों में ये हो रहा है तो हम भारत सरकार के ऊपर दबाव बना के एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस में लाएंगे। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने यूनिट में, जीवन में संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर कुछ कामयाबी मिलती है, और एआईडीएफ का इतिहास रहा है कि हम उस संघर्ष के रास्ते पर चलें। और चूंकि आप लीडर हो, आम मजदूर से हट के हो, निर्माणी के अंदर एआईडीएफ के लीडरान के ऊपर हर मजदूर की आस की निगाह बनी रहती है, इसलिए उसकी आस को पूरा करने के लिए सदैव अपने आप को बलिदान करने के लिए आगे रहें। और उस आगे रहने में आपके पीछे जो मजदूरों की रीढ़ रूटी हड्डी है वो आपको जरूर मजबूत करेगी। इन्हीं आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अपने यूनिट में जब जाएंगे तो यहाँ का जो संदेश है वो संदेश लेकर अपने मजदूरों के बीच में जरूर ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि एआईडीएफ ने ये संकल्प लिया है कि हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूरों के पीछे एक कवच बनके, एक पेरेंट्स बनके खड़े हैं, और उनके नौकरी के हित के लिए फेडरेशन को जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो हम बलिदान देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।